हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो है हम लोग सीट नंबर जो है तीसरा करने जा रहे हैं और वह सीटीपी का क्लास है। जो कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सीटीपी का 30 क्वेश्चन है, 6 to 8 के लिए, पेपर 2 के लिए। ठीक है, पेपर 2 के लिए ये कब हुआ था? तो 18 नवंबर 2012 की जो हुआ था। सीटीएट में जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। वो भी सीटीएट सीटीपी का होगा, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित होता है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक ठीक है, भाग फर्स्ट है। ठीक है, अगर इससे पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इस चैनल पर एक एक सीडीपी का और एसएसटी का जो है प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर का जो है सेट करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। किस अनुपात में होना चाहिए? पहला है पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। ठीक है, दूसरा है वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, और तीसरा है पाठचर्या के प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, और चौथा है प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए? इसमें क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त, यानी जो कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उससे का जो आंसर यानी प्रतिक्रिया क्या होगा, उसको जो प्राप्त करने के लिए आदर्श प्रतीक्षा समय यानी समय क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रश्न का कठिनाई। ठीक है, अनुपात क्या होना चाहिए? प्रतीक्षा समय और प्रश्न का कठिनाई स्तर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श समय क्या है? प्रश्न के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर प्रश्न कठिनाई है तो समय ज़्यादा, और प्रश्न आसान है तो समय कम देना चाहिए। ठीक है, उसको उचित समय प्राप्त हो, जिससे क्या हो सके, प्रश्न को ढूंढने के लिए, यानी प्रश्न का जो आंसर ढूंढने के लिए उन्हें उचित समय प्राप्त हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आप अपने आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है, यानी योजना क्या बनाएंगे, उस आपके अंदर जो कुछ विद्यालय हैं उसमें जो है सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। ठीक है, पहला निम्न स्तरीय अभिसारी, दूसरा निम्न स्तरीय अपसारी, तीसरा है उच्च स्तरीय अभिसारी, और चौथा है उच्च स्तरीय अपसारी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये उच्च स्तरीय होगा, उच्च स्तरीय होना चाहिए। लेकिन कैसा होना चाहिए? अपसारी होना चाहिए, यानी एक से ज़्यादा विशेषण वाला होना चाहिए, अपसारी होना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन तीसरा दिया हुआ है, सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के सुदृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। पहला में का अंतर, दूसरा का भिन्नता, यानी सीखने का आकलन या सीखने और अंतर के सुदृढ़ीकरण, तीसरा में के लिए संबंधों, और चौथा में के लिए अंतर। जिस किसी को क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? के लिए संबंधों। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा में दिया हुआ है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, यानी इंटरनल रूप से जो अभिप्रेरित विद्यार्थी, पहला है का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। ये गलत है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। आंतरिक जो होता है, आंतरिक कोई भी चीज़ को जो इंटरनल जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा में है
के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं, आवश्यकता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है, पुरस्कार को उन्हें भी आवश्यकता होती है। चौथा में, के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हो जाएगा। यानी आंतरिक आंतरिक रूप से जो अभिप्रेरणा मिलता है उन्हें, कोई भी बाहर के जो है बाह्य पुरस्कार की प्राप्त होने की कोई जो है उसे अभिप्रेरणा नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां में दिया हुआ है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित में के द्वारा समर्थित किया जाता है। पहला है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। दूसरा में है एल स्मार्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तीसरा है बहुबुद्धि सिद्धांत और चौथा है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचनात्मक सिद्धांत। छठा में दिया हुआ है कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण को डैश करते हैं। पहला है रूपांतरित को क्षुब्ध करता है। दूसरा, परिभाषित को कम प्रभावी बनाता है। परिभाषित यानी एक करते जेंडर को परिभाषित करते हैं और यह सीखने के वातावरण को कम प्रभावी करते हैं। ये तो छठा क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या दूसरा होगा, या तीसरा में क्या व्याख्यायित पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, और चौथा है निर्मित पर प्रभाव डालता है। क्या कौन सा होगा, तो छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूपांतरित जेंडर को क्या करते, रूपांतरित करता है और वातावरण को क्षुब्ध बनाता है, यानी बेकार बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादी नहीं करना चाहिए। 7वां में दिया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। पहला, सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। दूसरा है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। और तीसरा है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। और चौथा है असफलता से बचने की प्रवृत्ति। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। 8 में दिया विज्ञान के प्रयोगों में समांतर लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि पहला, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी है, और दूसरा है लड़के उपकरण को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रक्रम को कार्य करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करने में पसंद करती, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती है, बिना किस गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड कर रखती है, तो ये हो जाएगा, ये भी गलत है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये रूढ़िबद्ध को दर्शाता है कि लड़की ऐसा काम कर सकता है और लड़का ऐसा काम कर सकता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BCSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। पहला, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। दूसरा, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रसार करना। तीसरा है सामाजिक गंभीरता को सुगम बनाने। और चौथा है शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। 10वां में दिया है रेवन का प्रोसेसिंग मैट्रिक्सिज परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। पहला है असमूह बुद्धि उपलब्धांक। दूसरा है व्यक्तित्व। तीसरा है मौखिक बुद्धि उपलब्धांक।
और चौथा है सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि उपलब्धांक। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। 11 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है। पहला योजना की दृढ़ता, दूसरा शिक्षार्थियों का ज्ञान, और तीसरा उद्देश्यों की स्पष्टता, और चौथा शिक्षण का ज्ञान। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योजना का दृढ़ता, ये योजना में शामिल नहीं है। 12 में दिया हुआ है 12 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। पहला है केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। दूसरा उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। और तीसरा है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। और चौथा अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। 13 नंबर क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है। या अधिगम मतलब सीखना। पहला है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनियम, ठीक है। दूसरा है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। और तीसरा है स्व अनुशासन और नियंत्रण। और चौथा है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा 13 नंबर का चौथा। 14 में मैडम चाय खाती है वाक्य पहला है अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। दूसरा अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाक्य विन्यास की दृष्टि से लेकिन सही, वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। 15 में दिया है कि सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर इंगित करता है। स्कैफोल्डिंग किसकी ओर इंगित करता है। पहला है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दूसरा विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना। और तीसरा है अनुरूपित शिक्षण। और चौथा है पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब देखो स्कैफोल्डिंग क्या होता है, यानी ये सहायता प्रदान करता है किसी भी चीज़ को, जैसे कोई साइकिल चलाना नहीं जानता है तो उसको पहले पकड़ के सिखाना चाहता है, इसे ये सहायता प्रदान करता है, ठीक है। सहायता, स्कैफोल्डिंग मीन्स सहायता प्रदान करना, यानी सीखने जो सहायक होता है, ठीक है। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ठीक है, यानी पूरा सहयोग, अस्थायी रूप से सहयोग, ठीक है। जब तक वो सीखे नहीं तब तक उसको सहयोग करना, सीख जाने के बाद उसको छोड़ देना। इसके बाद 16 में दिया हुआ है एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। पहला है मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरा पुनर्वलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। और तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और चौथा है पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ये पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत, ठीक है। ये हो जाएगा जो अपने बच्चों को बेच लेता हो, ये क्या हो जाएगा पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, ठीक है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें उन्होंने मानव की दैहिक सुरक्षा, संवर्धन, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मसात एवं भावातीत आवश्यकताओं के स्तर बताए। मानव का प्रेरणा इसी क्रम में गति करता है। 17 में दिया हुआ है बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। घटाता, दूसरा है घटाता और प्रभावित नहीं करता।
तीसरा है घटाता बढ़ाता और घटाता, और चौथा है बढ़ाता और बढ़ाता। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, गरिमा को घटाता है और शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। 18 में दिया हुआ है कि जॉन डयोवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। पहला पब्लिक विद्यालय, दूसरा सामान्य विद्यालय, तीसरा फैक्ट्री विद्यालय और चौथा प्रगतिशील विद्यालय। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। जॉन डयोवी के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रगतिशील विद्यालय। 19 में लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है किस तरह के अनुसरण करते हैं, किस चरण को अनुसरण करते हैं? पहला है आज्ञा पालन, यानी ए में आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दूसरा है व्यक्तिगता और विनिमय, और सी में है अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध, और डी में है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी बी और ए दोनों सही हो जाएगा। अगला है 20 में दिया हुआ है, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रक्रिया होनी चाहिए। पहला, दादा आया है की जगह पर दादाजी आए हैं कहना चाहिए। दूसरा, आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। तीसरा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। और चौथा, बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। 21 में 21 में दिया हुआ है कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। पहला, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है। दूसरा, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। और तीसरा, यह घटनाओं का सही वर्णन है। और चौथा, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है। 22 में दिया गया है 22 में दिया गया है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक और महत्वपूर्ण है। पहला, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। दूसरा है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तीसरा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। और चौथा, विकासात्मक अवस्थाओं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विकासात्मक अवस्थाओं। इसके बाद 23 में दिया हुआ है कि प्रतिभाशाली बच्चे, इसमें से प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं उसके बारे में देखना है। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वभावतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा, समानतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया से अच्छे नहीं होते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। चौथा है समानता अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते, ये भी गलत हो जाएगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बिना किसी की सहायता से के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते, ये ऐसा नहीं होगा, इसको भी सहायता की जरूरत होती है प्रतिभाशील वाले बच्चे को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 24 में दिया है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। पहला, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? वृद्धि होती है। दूसरा है विकास विषमजातीय से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। और तीसरा है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। और चौथा, विकास संक्षेप रूप से क्रमिक होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
चौथा सही हो जाएगा। 25 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष पहला जो है अभी प्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। दूसरा लिंग के आधार अनुसार अधिक समझाती हैं, और तीसरा है आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, और चौथा है आयु के अनुसार अधिक विसमझाती हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं। 26 में दिया गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। पहला एरिक्सन, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, और तीसरा है B.F. स्किनर, और चौथा है जॉन डवीबी। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये किया गया जॉन डयूबी के द्वारा जो है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया गया है। 27 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन यानी एक्सेलरेशन का अर्थ पहला है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना चाहिए, यानी अगले क्लास में भेज देना चाहिए। दूसरा आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, दूसरा शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, और चौथा स्वशैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 में दिया गया है कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को पहला है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, दूसरा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और तीसरा इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, और चौथा ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ सभी अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी सभी को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। 29 में दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दूसरा दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, तीसरा है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों के बारे में हल करना, और चौथा है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। 30 में दिया है शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। पहला शल्य चिकित्सक, दूसरा कवि, और तीसरा वाचक, और चौथा राजनेता। शारीरिक, तो ये कैसा हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये कवि जैसा हो जाएगा। शारीरिक गतिक बुद्धि वाले का अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये कवि जैसा हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। क्लास के पेन कर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।